बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात के 12 बजे का वक्त था। आज भी मैं अपने शौहर की मिन्नत कर रही थी, खुदा के वास्ते आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाएं। मेरा दम घुटता है इस घर में, ये बड़ा सा महल, मुझे इसकी दीवारें डराती हैं, आप मत जाएं। मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी, कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, बस चंद घंटों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करती, इन्होंने कुछ सोचते हुए दरवाजे से पीछे मुड़कर कहा था। ऐसा करो कि शमीम के पास चली जाओ, तुम उसके साथ सो जाओगी तो तुम्हें तसल्ली रहेगी। उसका शौहर भी तो वहीं होता है, वो चौकीदारी कर लेगा और तुम उसके साथ सो जाना। पागल वागल तो नहीं हो गए आप अफजल? मैंने उनकी तरफ खफा होकर देखते हुए कहा। मैं एक नौकरानी के सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सोऊंगी। आपको क्या लगता है मेरा दिमाग ख़राब है? सारी ज़िंदगी महलों में रहने के बाद अब मेरे ऊपर ये मुकाम आ गया है कि मैं जाकर एक सर्वेंट क्वार्टर में सोऊंगी? ऐसा बात नहीं है। और शमीम कौन सा कोई ख़ानदानी नौकरानी है? उस बेचारी को भी तो हालात ने मजबूर किया है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारी नौकरी करती? न जाने क्यों मेरे शौहर अफजल को शुरू से ही शमीम से बहुत हमदर्दी थी। वो जब भी बात करते हमेशा उसकी हिमायत करते थे। मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कहा मैं तो शमीम के सर्वेंट क्वार्टर में जाने से रही, आप चले जाएं, मुझे भले यहाँ पर कोई मार कर चला जाए, पर मैं इस घर से नहीं हिलूंगी। वो भी मेरी बात पर कंधे उचकाते वहाँ से निकल गए। लेकिन थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मेरे कमरे की खिड़की वैसे भी घर के लॉन की तरफ खुलती थी और वहाँ से दीवार भी इतनी ऊंची नहीं थी। अक्सर मैंने कहानियों में पढ़ा था कि रात के वक्त चोर डाकू घर की पिछली सम से घर में दाखिल होते हैं, खिड़की के जरिए कमरे में कूद जाते हैं। बस यही सोच मुझे थी, इसीलिए मैं उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने शौहर की बात मान लेती तो अच्छा होता। दिल में डर भी था कि अभी अगर सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं शमीम को अपने कमरे में भी नहीं सुलाना चाहती थी। सच पूछें तो मुझे शमीम की खूबसूरती से डर लगता था। उसकी नई नई शादी हुई थी, शौहर इतना खुशशक्ल नहीं था, पर शमीम खुद बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर किसी भी मर्द का ईमान फिसल सकता था। मैंने इस वजह से उसे अपने कमरे में नहीं लाया। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर भी ये बात जान ले, लेकिन वो बार बार मुझसे यही कहता कि तुम जाकर शमीम के पास सो जाया करो। अब ये बात मेरे जहन में बैठ चुकी थी। मैं अपने कमरे से निकली और भागती हुई जाकर शमीम के क्वार्टर के बाहर खड़ी हुई। खिलाफ़े तवक्के उसके क्वार्टर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे तो यूं लगा जैसे शमीम को पहले से पता हो कि मैं उसके कमरे में आना चाहती हूँ। जैसे ही मैं उसके क्वार्टर में दाखिल हुई, वो मेरे सामने चहकती हुई आ गई और बोली, आए आए बाजी, लगता है आपको अपने कमरे में डर लग रहा था, क्योंकि साहब भी नहीं थे ना? मुझे तो शमीम पर हैरत हो रही थी। रात के इस वक्त वो शादीशुदा औरत होकर क्या मेरा इंतज़ार कर रही थी? उसके शौहर के पास जाने की उसे कोई चाहत न थी। मुझे बड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैं खामोश हो गई। उस वक्त मुझे उन दोनों की बहुत ज़रूरत थी। शमीम का शौहर पहले ही कमरे में मौजूद नहीं था। मुझे बहुत शक हो रहा था, लेकिन उस वक्त डर मुझ पर गालिब आ चुका था। मैं अंदर आई। मैंने कहा कि शमीम, कमरे में अंधेरा क्यों है? तुम्हें इस वक्त रोशनी करनी चाहिए ना? मैं अंदर आई हूँ। बोली कि मैं पहले ही अंधेरे में बैठी हुई थी। आपके आने पर रोशनी करूँगी तो आंखों में चुभन होगी। आप ऐसा करें कि यहाँ आराम से लेट जाएं। शमीम ने बड़ी अपनायत से मुझे कहा था। खैर चारू नाचार मैं उसके गंदे मैले बिस्तर पर बैठ गई। मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं बिस्तर के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। सर्वेंट क्वार्टर में अमूमन कोई ख़तरा नहीं होता। चोर डाकू आए भी तो वो घर के दरो दीवार को ही फलांग कर आते हैं। सर्वेंट क्वार्टर में लूटने के लिए कुछ नहीं होता। यूं अगर किसी औरत को अपनी इज्जत भी बचाना हो तो वो सर्वेंट क्वार्टर में ही पनाह ले। मेरा तो बहरहाल यही ख्याल है। मैं थोड़ी देर ही हुई थी लेटे कि शमीम मेरे पास आ गई। उसके हाथ में शीशे की एक बोतल थी। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। बाजी, कहें तो मैं आपके पैरों की मालिश कर दूं? शमीम ने बड़े खुशामदी लहजे में कहा था। क्यों, तुम क्यों मालिश करोगी? मुझे वैसे भी नींद आ जाएगी। मैंने शमीम से कहा, नहीं बाजी, आपको नींद कैसे आएगी? लाएं, मैं आपके पाँव की मालिश कर देती हूँ। शमीम ने कुछ ऐसी अपनायत से कहा था कि मैं पाँव आगे किए बिना रह न सकी। मैंने उसकी गोद में पाँव रख दिए।
वो अपने खुरदुरे हाथों से मेरे पाँव की मालिश करने लगी थी। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। उसकी चूड़ियों की खन-खन मेरे कानों में पड़ रही थी। मुझे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए। मेरी शादी को खैर कौन से अभी 10 साल हुए थे, लेकिन फिर भी शादी के शुरू दिनों की बात ही और होती है। शमीम अपनी चूड़ियाँ खनकाती बड़े ज़ोर से मेरे पाँव की मालिश कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, वो अचानक रुक गई। मुझे उसकी ऊंची तेज सांसों की आवाज़ें महसूस होने लगीं। क्या हुआ शमीम, रुक क्यों गई हो? वो बाजी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे लगा कि आप सो गई हैं। नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आई, मैंने सख्त लहजे में कहा। शमीम की खूबसूरती की वजह से मैं शायद उस पर मज़ीद जुल्म करना चाहती थी। वो बेचारी फिर से मेरे पाँव मलने लगी। काफ़ी देर हो गई, खुदा जाने कब मुझे नींद आई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो दिन के 8 बज रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले तो मैं कभी सुबह 8 बजे तक नहीं सोई थी। मैं हमेशा 6-7 बजे उठ जाती थी। खैर, मैं उठकर हड़बड़ाकर खड़ी हुई। देखा तो शमीम वहाँ नहीं थी, किसी का नामो निशान न था। मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकली। बिस्तर पर तो मेरी चादर भी नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं बिना चादर के बाहर आई। इतने में शमीम मेरे पास आई। उसके पास मेरी चादर थी, लेकिन वो गीली थी। ये क्या है शमीम, क्या बदतमीज़ी है? तुमने रात को मेरी शॉल क्यों हटा ली थी? वो बाजी, उस पर तेल लग गया था ना, तो सुबह सुबह जब मैं उठी मैंने सोचा कि कहीं आप मुझे डांट न दें, इसीलिए मैं आपकी शॉल धोने चली गई थी। खुश्क हो गई है तकरीबन, मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ। शमीम की बातें मुझे बुरी और अजीब लग रही थीं। मैंने कहा, तुम मुझे अपना कोई दुपट्टा दे दो ताकि मैं उड़कर अपने कमरे तक तो जाऊँ। शमीम ने वापस मुझे कमरे में आने नहीं दिया। बोली कि आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। वो कमरे में गई, अपना काली सी चादर लाकर मुझे दे दी। मैं ओढ़कर अपने कमरे तक आ गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात उठ रहे थे। कमरे में कदम रखते ही मैं हैरान हो गई। मेरा शौहर मेरे सामने तैयार खड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो नाइट ड्यूटी पर नहीं बल्कि किसी मॉर्निंग शो में गया हो। इतनी तैयारी देखकर मैं हैरान हो गई। तभी मैंने पूछा, क्या हुआ है अफजल? लगता है कि आप नाइट ड्यूटी पर नहीं गए थे। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े और बोले, मेरी छोड़ो, तुम ये सुनाओ कि तुम्हें शमीम के क्वार्टर में नींद कैसे आई? तुम्हें अच्छा लगा वहाँ पर वक्त गुजार कर? शौहर का अंदाज अजीब सा था, जैसे वो मुझ पर तंज कर रहे हों। नहीं, अच्छा या बुरा लगने वाली तो कोई बात नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुजारी। मुझे तो आपकी याद आ रही थी और डर भी बहुत लग रहा था। शौहर घर ना हो तो औरत कब खुश होती है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं मालूम होता। इन्होंने मुझे बगौर देखते हुए कहा था, लगता है कि शमीम के क्वार्टर में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई और तुम बहुत खुश हो। इन्होंने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? आपने ही मुझे कहा था कि शमीम के क्वार्टर में जाकर सो जाओ। तभी उनका एक ज़ोरदार कहका बुलंद हुआ। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो बुरा मान गई। चलो, मैं जाकर अपने कपड़े तब्दील कर लूँ, फिर बात करते हैं। मुझे उनका इंतज़ार था। जब वो वापस आए तो उनकी आंखों में नींद थी। मुझे लगा जैसे वो मुझसे बात न करना चाहते हों, मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। वापस आकर फ़ौरन बिस्तर पर लेट गए और बोले, सुनो, मुझे नींद आ रही है। तुम तो वैसे भी शमीम के कमरे में जाकर सो गई थीं। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत कहाँ है? लगता है कि तुमने शमीम से अच्छी खासी दोस्ती भी कर ली होगी। भाई, शमीम है ही ऐसी। उसने तो हमारी अम्मा को भी अपना दीवाना बना लिया था। अल्लाह भला करे उनका, जिन्होंने मुझे शमीम जैसी खिदमतगार नौकरानी दी, जिसने मेरी बीवी को भी मुतमईन कर दिया। वरना मैं कहाँ जाता भई। आजकल के मर्दों को बीवी से ज़्यादा अच्छी नौकरानी लाने की ज़रूरत होती है, ताकि वो उनकी बीवी को मुतमईन कर सके। बीवी तो अच्छी हो या बुरी, उसके साथ गुजारा करना पड़ता है। मुझे फजल की कड़वी कसीली बातें समझ न आ रही थीं। मैंने कहा, आप सो जाएं, और वो आंखें मूंद कर लेट गए। मैं जानती थी कि वो भी मुझसे नज़रें चुरा रहे थे, पर असल मामला मैं नहीं जानती थी। तकरीबन 2 बजे मेरे शौहर की आंख खुली। मुझसे कहने लगे कि मुझे कुछ खाना बना दो, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। मैंने रात भर कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ था। मैं अपने शौहर के लिए पहले ही हलीम बना चुकी थी। मैंने लाकर टेबल पर रखा, लेकिन मैंने देखा तो फजल वहाँ पर नहीं थे। मुझे उनकी फ़िक्र होने लगी। मैंने जाकर गुसल खाने में देखा, पर वो वहाँ नज़र न आए। मैं छत पर गई, वहाँ भी नहीं थे। हैरान होने लगी कि थोड़ी सी देर में फजल कमरे से आखिर कहाँ चले गए। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया।
सीढ़ियाँ उतरकर मैं नीचे आई तो नीचे वाले पोर्शन में भी कहीं नज़र नहीं आए। अचानक मुझे सर्वेंट क्वार्टर का ख्याल आया। पहले ही वो शमीम के बारे में पूछ रहे थे, कहीं चले गए? ये अजीब सी बात थी। मेरे शौहर का शमीम में दिलचस्पी लेना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं चुपके से शमीम के सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर मैंने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि अपने शौहर की आवाज़ सुनकर बाहर खड़ी होकर उन दोनों की गुफ्तगू सुनने लगी। शमीम, तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम्हें मेरी अम्मा के एहसानात याद हैं तो मेरा साथ देना होगा, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मेरा शौहर शमीम को धमका रहा था। ये बात सुनकर मेरे तो आसान खता हो गए। आखिर मेरे शौहर को शमीम को धमकाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? मुझे लगा कि शायद उसके शौहर को ये बात मालूम नहीं होगी, पर हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब उसके शौहर ने धीमी सी आवाज़ में मेरे शौहर से इल्तिजा की, साहब हमें माफ़ कर दें, हमारी नस्लों में नमक हरामी नहीं है, ये तो हमारे खून में नहीं शामिल। भले हम आपके वफ़ादार हैं, पर हम ये सब नहीं कर सकते। वो भी मेरे रहा था, साहब हमें माफ़ कर दें, हमारी कब्र मत ख़राब करें, हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? हमें छोटी मालकिन बहुत अच्छी लगती हैं, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई थी। फ़ौरन से सामने आ गई। क्या बात कर रहे हो तुम फजल इन दोनों से? किस बात पर धमका रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जान से मारना चाहते हो ना मुझे? मैंने फजल पर चिल्लाते हुए कहा। मेरा शौहर यकदम मुस्कुराने लगा। बोला, पागल औरत, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों तुम्हें जान से मारूंगा? तुम तो मेरी बीवी हो। मैं इन लोगों को कह रहा था कि हमारे कारोबारी हरीफ हैं, उनके घर में शहद की मक्खियाँ छोड़ दो ताकि वो लोग अपने किए की सज़ा भुगतें। पर ये लोग, इनके छोटे दिमागों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहाँ समाती हैं। उस औरत के घर भी ये लोग कुछ अरसा काम करके आए हैं, बस 2-4 दिन उनका नमक क्या खा लिया, अब इनके अंदर वफादारी उनका रंग दिखाने लगी है। अरे मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। मेरा शौहर तो जैसे ज़रा भी हैरान नहीं हुआ था, न शर्मिंदा न ही चौंका था। मैं इस बात पर भी हैरान हो गई थी। छोटी मालकिन कौन थी? छोटी मालकिन तो वो मुझे नौकरों के सामने कहता था। अब छोटी मालकिन या तो वाकई में कोई औरत थी या तो फिर मेरा जिक्र था, लेकिन इसके लिए मुझे इंतज़ार करना था। जाहिर है सच इतनी जल्दी सामने तो नहीं आ सकता। लेकिन उस दिन मुझे अपने शौहर से बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसी तरह रात हो गई, रात के 12 बज गए और मैं हो गई परेशान। अब मैं बिल्कुल भी शमीम के कमरे में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ चुका था। ऐसा लगता था जैसा मेरा शौहर मुझे जान से मारना चाहता हो, पर ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम दोनों के दरमियान पहले वाला प्यार मोहब्बत था। फिर भला ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरा शौहर मुझे जान से मारने की प्लानिंग करता? रात के ठीक 12:30 बजे मुझे वही खड़खड़ महसूस होने ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा हो। मेरे दिमाग में शौहर की बातें गूंजने लगीं। अगर वो अपने कारोबारी हरीफों के घर में कोई हरबा इस्तेमाल करके उन्हें जान से मरवाने की प्लानिंग कर सकता था, तो फिर वो लोग क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है कि मेरे शौहर के कारोबारी हरीफ हों, ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हों, इसीलिए फजल मेरे बारे में परेशान हो। मैं फ़ौरन अपने कमरे से बाहर आई। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। सीढ़ियाँ उतरती भागती हुई सर्वेंट क्वार्टर में पहुंची तो पहले की तरह शमीम मेरा इस्तकबाल कर रही थी। आज उसके चेहरे पर अजीब सी सफाकी नज़र आ रही थी। कहने लगी, मालकिन आप पहले आ जाती, हमें तो लगा था कि आपको नींद नहीं आएगी तो आप फ़ौरन ही आ जाएंगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली थी? मैंने मशकूक अंदाज में पूछा तो शमीम हंस पड़ी। अरे बाजी, आपको नहीं पता, आपके शौहर रोज़ मुझे और मेरे शौहर को ताकीद करके जाते हैं कि हम आपका ख्याल रखें, रात भर आपके पास रात भर आपके पास रहें, मेरा शौहर आपकी चौकीदारी करे और मैं आपकी खिदमत करूं। वो मुस्कुराते हुए बोली। आज उसकी मुस्कुराहट अजीब सी थी। लगता था जैसे वो कुछ और कहना चाहती थी लेकिन कह कुछ और गई। मैंने देखा उसका शौहर उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रहा था। मुझे लगा वो आपस में कोई बात कर रहे हैं और मुझसे छुपा रहे हैं। उस वक्त मेरा डर से बुरा हाल था। मैंने शमीम से कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ, अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा लूँगी। वो मेरे पाँव पड़ गई। बोली, बीबी जी, आप कमरे को अंदर से कुंडी लगा लेंगी तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ सोएंगे? हमारा तो एक ही कमरा है। उसकी बात सुनकर मैं मजबूरन खामोश हो गई थी। इस कमरे में एक चौथ दरवाज़ा भी था।
میں یہ والا دروازہ بند بھی کر دیتی تو یہ پچھلے دروازے سے آ جاتے، اس کی تو کوئی کنڈی بھی نہیں تھی، وہ باہر سے کھلتا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی یہیں سو جاؤ۔ بولی کہ ایسے کیسے، میں پہلے آپ کو سوؤں گی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں آپ کی مالش کرتی ہوں نا بی بی جی، آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ اس نے مکارانہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ کل ابا کے گھر جاؤں گی، اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی جہاں میرا شوہر روزانہ رات کو مجھے نائٹ ڈیوٹی کا کہہ کر اکیلا چھوڑ جاتا ہے اور نوکروں کے سہارے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ میں اس دن یہ تہیہ کر کے سوئی تھی کہ آج کے بعد یہاں نہیں رہوں گی۔ میری آنکھ کب لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شمیم میری مالش کر رہی تھی۔ پھر مجھے اپنی آنکھوں پر روشنی کا احساس ہوا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا ہاتھ زور سے شمیم کے ہاتھوں پر لگا۔ اس کی کلائی میں چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ باہر کو بھاگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک نہیں بلکہ 2-3 لوگ اس کمرے سے بھاگے ہوں۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ میں تو چیخیں مارنے لگی۔ شمیم، شمیم کہاں ہو؟ اندر آؤ، کمرے میں آؤ۔ کون تھا یہاں پر؟ کیا کر رہے تھے تم لوگ میرے ساتھ؟ میری آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بی بی جی، ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شمیم کمرے میں آئی تو بہت خاموش سی تھی۔ اچھا، اگر تم کچھ نہیں کر رہی تھی تو پھر بھاگی کیوں ہو کمرے سے باہر؟ تم نے کیا مجھے بیوقوف الو سمجھ رکھا ہے؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، شمیم نے اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا تو مارے ڈر کے برا حال تھا۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اب تو مجھے یہ کوارٹر بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا، اندر سے کنڈی لگا دی، اچھی طرح کھڑکیوں کو بھی بند کر دیا۔ مجھے اپنے کمرے میں خود کو ذرا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر لان اور سرونٹ کوارٹر تو میرے لیے اب غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ میں گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میری آنکھوں پر روشنی کون لگا رہا تھا اور کیوں لگا رہا تھا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری تو پہلا خیال میرے دل میں شمیم کا آیا۔ میں اٹھی، ابھی تک میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا۔ سیدھا میں شمیم کے کوارٹر میں پہنچی۔ میں نے دیکھا شمیم تو وہاں نہیں تھی، البتہ اس کا شوہر بشیر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ بشیر کی کلائی پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن کو دھچکا سا لگا۔ اس کی کلائی پر ہلکا سا نشان تھا، جیسے ٹوٹی ہوئی چوڑی سے لگتا ہے نشان۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ نشان کیسے لگا؟ وہ ایک دم سے اپنی کلائی چھپانے لگا۔ بولا کہ بی بی جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ وہ یہ نشان تو… اس کی یہ کہتے کہتے زبان رک گئی۔ مجھے لگا جیسے جو میں سوچ رہی تھی وہ بالکل صحیح تھا۔ سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں رونے پر آ گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں بی بی جی، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ وہ اصل میں رات کو میں کمرے میں آیا تھا، لیکن میں شمیم کو لینے آیا تھا۔ وہ آج کل آپ کی بہت خدمت کرتی ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ میرا تو شمیم کے ساتھ وقت ہی نہیں گزر پاتا۔ وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتی ہے اور میں دن کو چوکیداری کرتا ہوں۔ رات کو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے ساتھ گزارنے کا، وہ بھی وہ آپ کی خدمت میں گزارتی ہے۔ کیونکہ کہتے کہتے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو یہ بات نہیں بتا سکتا، ورنہ میری اپنی جان کو خطرہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر خود بھی ڈر گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری بات سن کر اس نے جو مجھے بات بتائی، میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اتنا گھٹیا اور نیچ نکلے گا۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر کو اپنے آفس میں کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بقول بشیر کے مجھے یہی پتہ چلا تھا، لیکن اس لڑکی سے شادی کیسے کرتا؟ میرا باپ بھی ایک مشہور MPA دھوکہ نہیں کیا تھا، اور وہ میرے شوہر کو بھی ایسے تھوڑی بخش سکتا تھا کہ اس کا داماد دوسری شادی کرے اور وہ خاموش رہے۔ تبھی میرے شوہر نے سوچا کہ بیوی سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر اس پر کوئی گندا گھناؤنا الزام لگا دیا جائے۔ میرے شوہر نے کوشش کر کے میرے ہی گھر کے نوکروں کو خریدنے کی کوشش کی۔ کچھ تو بک گئے، جو رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں مجھے ڈرانے کے لیے آتے تاکہ میں بھاگ کر سرونٹ کوارٹر میں جاؤں، لیکن سرونٹ کوارٹر والے وفادار تھے۔ یہ بھی میرے ابا کے پرانے ملازم تھے، اسی لیے ان لوگوں نے ابا سے وفاداری کا بھرپور ثبوت دیا۔ یہ نہیں کہ ابا کو جا کر بتا دیا ہو کہ میرا شوہر کیا چاہتا ہے،
بلکہ وہ اسے دل ہی دل میں انکار کرتے رہے، اس کے منصوبے میں شامل نہیں ہوئے۔ میرے شوہر نے انہیں حکم دیا تھا، بلکہ مجبور کیا تھا کہ وہ بے ہوشی میں میری کوئی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دیں تاکہ میرا باپ خود بخود اور پھر اسے دوسری شادی کرنے پر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ اپنے شوہر کا یہ گھناؤنا منصوبہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً اپنے ابا کے پاس گئی، انہیں ساری حقیقت بتائی اور صاف کہہ دیا، ابا اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو میں کیوں زبردستی اس کی زندگی میں رہوں؟ خدا کے لیے مجھے اس شخص سے علیحدہ ہونے کی اجازت دے دیں۔ ابا نے میری آنکھ میں آنسو دیکھے تو وہ بھی رہ نہیں سکے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے شوہر کو سبق سکھائیں گے۔ اس کے بعد مجھے طلاق ہو گئی کیونکہ میرا شوہر واقعی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ پھر MPA ہو، MNA یا وزیر اعظم، بیٹی کا باپ تو ہمیشہ مجبور ہوتا ہے۔ ابا اگر مجھے اس کے ساتھ واپس بھیج بھی دیتے تو میں ساری زندگی ناخوش ہی رہتی، اسی لیے علیحدگی کا فیصلہ لے لیا اور میں اپنے ابا کے گھر رہنے لگی۔ آج تک میرے دل میں کوئی اور نہیں سما پایا، حالانکہ وہ ہرجائی تھا، بے وفا تھا، مگر پھر بھی میرے دل میں رہتا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ مریں تاکہ میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں اور اپنے ابا اور اللہ دونوں کی نظر میں سرخرو ہو سکوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔